बीजेपी के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के बड़े नेता एक मंच पर जुटेंगे। झारखंड के रांची में होने वाली इस रैली को नाम दिया गया है न्याय उल गुलान, जिसमें विपक्ष के नेता शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इंडिया गठबंधन के नेता रैली में मोदी सरकार के खिलाफ नई जंग का नारा भी बुलंद करेंगे। रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आप सांसद संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रैली में शामिल होंगी। तो आज रांची में इंडिया गठबंधन की ये बड़ी रैली और तमाम जो दिग्गज है वो इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। झारखंड के रांची में आज विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस वक्त मैं तस्वीरें आपको सीधे स्टेज से दिखाती हूं, जहां पर ये पूरा आयोजन होने जा रहा है। ये प्रभात तारा मैदान है और देखिए एक तरफ आपको दिखाई देंगी केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री की तस्वीर, जो कि जेल से सरकार चला रहे हैं और जेल की सलाखों के पीछे आपको ये तस्वीर उनकी नजर आएगी। साथ ही इसी के स्टेज के दूसरी तरफ, आप मंच के दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए तो आपको यहाँ पर हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर नजर आएगी, जो कि बिहाइंड द बार्स या कहें जेल की सराखों के पीछे फिलहाल हैं। और आज उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की अगुवाई में ये जो बड़ा आयोजन है वो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इस रैली में जो प्रमुख वक्ता है वो रहेंगे। अब रैली का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, उल गुलान महा रैली और न्याय रैली इसको नाम दिया गया है। उल गुलान का जो मतलब है वो बड़ा विद्रोह होता है जो जल जंगल ज़मीन के अधिकार को लेकर बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM अब इस रैली की तैयारी इसी नाम से कर रही है और रैली अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। 14 दल के बड़े नेता इस रैली में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, उन्हीं के साथ में अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सांसद संजय सिंह इसमें मौजूद रहेंगे, TMC के डेरेक ओब्रायन इसमें मौजूद रहेंगे, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, CPI से दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल रहेंगे। यानी कि विपक्षी एकता यहाँ पर देखने को मिलेगी। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 13 मई को चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये जो भीड़ है ये कहीं ना कहीं ये भी बताएगी कि यहाँ पर जो मौजूदा लोग हैं वो कितनी बड़ी शक्ति में है, कितनी बड़ी संख्या में मौजूद है, क्योंकि जो संख्या का अनुमान है वो करीबन 5 लाख लोगों का बताया गया है, 5 लाख प्लस बताया गया है। और उस हिसाब से क्या कुछ तैयारियाँ हैं वो भी आप देख लीजिए। 3 इस तरह के बड़े बड़े जो टेंट्स हैं या कहें जो जगह है वो बनाई गई हैं जहां पर धूप से भी लोगों को बचाया जा सके। सीट्स आपको दिखाई देंगी, बड़ी संख्या में आपको कुर्सियां इस तरह से जो बिछी हुई हैं, लगी हुई हैं वो दिखाई देंगी। और उम्मीद यही की जा रही है कि इस रैली में जहाँ संबोधन बड़े बड़े विपक्षी नेताओं का होगा, अलग अलग राज्यों के विपक्षी मुख्यमंत्रियों का होगा, ऐसे में बड़ी संख्या में आम लोग भी नजर आएंगे। जो आम आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करने की भी कोशिश है, क्योंकि झारखंड का जो चुनाव है वो 13 मई में होना है और जाहिर तौर पर उन 14 सीटों को साधने की भी कोशिश की जाएगी। कैमरामैन सूरी के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज़, झारखंड। तो देखिए एक तरफ विपक्ष रांची में शक्ति प्रदर्शन करेगा तो बीजेपी के दिग्गज भी चुनाव प्रचार करेंगे। आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप देख सकेंगे कि PM मोदी राजस्थान में, अमित शाह बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ असम, राहुल गांधी MP, प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़, CM योगी छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार करेंगे। जबकि मायावती की बात की जाए तो मायावती यूपी में चुनाव प्रचार करके पार्टी के लिए वोट मांगेंगी। जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत ने ABP न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ा दावा किया है कि बीजेपी की फिर सरकार बनेगी और कमल खिलेगा। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर भी बड़ा प्रहार किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इस वक्त राजस्थान के जोधपुर में हम मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। किसी तारुफ की उन्हें ज़रूरत नहीं है, लोग पहले से ही उन्हें काफ़ी जानते हैं और बीजेपी के एक मजबूत नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। गजेंद्र जी, आप लगातार चुनाव प्रचार में हैं
और एक मजबूत नेता के तौर पर आपको देखा जाता है, आपको देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार का चुनाव क्या कुछ अलग है? देखिए, हर एक चुनाव अपने दृष्टिकोण से अलग अलग नवीनताओं को लिए हुए होता है, विविधताओं को लिए हुए होता है, अलग तरह के इश्यूज़ होते हैं, अलग तरह के जो है विषय होते हैं। और मेरे साथ तो संयोग ऐसा है कि तीनों ही चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अलग अलग रहे हैं, तो अपने आप ही वो डिफरेंट फ्लेवर आता है। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन पिछले 3 चुनाव से लगातार है वो कि अब चुनाव से बाकी सब विषय दूर हट करके विकास चुनाव का मुख्य मुद्दा हो गया है। देश की सुरक्षा, देश का निर्माण और उसके लिए विकास। माननीय मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण के साथ में ये जो विषय शुरू हुआ है, ये नैरेटिव एक सब पर भारी है। इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत सारे तरह के, विपक्षी दल बहुत सारे तरह के फॉल्स जो है नैरेटिव घड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अल्टीमेटली जनता सब जानती है। आप विकास की बात कर रहे हैं, यही बात जो है वो आपके सामने जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं करण सिंह, वो भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि विकास अगर वो आते हैं तो आएगा, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। तो 10 साल आप यहाँ पर रहे, कुछ काम हुआ या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि उनको पहले इस बात को सोचना और देखना चाहिए, और मैं आपसे भी कहूँगा उनसे ज़रूर पूछना चाहिए। जब शहर में निगम उनका नहीं है, जोधपुर में, राजस्थान में सरकार उनकी नहीं है, और ये तय है कि देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई किसी को संदेह नहीं, किसी को भी देश भर में संदेह नहीं है। कम से कम सरकार बनने को लेकर के तो कोई प्रश्न नहीं है। तब वो विकास किस तरह से करेंगे, क्या आधार होगा उसका? जब विकास करने का अवसर कांग्रेस पार्टी के पास में था, 5 साल तक सरकार थी, तब जो वादे 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किए थे, चाहे किसानों से कर्ज माफी का मुद्दा हो, युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, एक भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में काम करके अपना वादा पूरा किया हो। अब जब सरकार में नहीं है तब क्या वादे करेंगे और क्या विकास करेंगे? और मैंने सुना है ऐसा उन्होंने किसी भाषण में कहा है कि मैं चांद तक सोने की सीढ़ियां चढ़ा दूंगा। अब ऐसा विकास तो उन्हीं को मुबारक है। सर, मुझे ये बताइए, इस बार का चुनाव जो जोधपुर में देखा जा रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि आप दोनों ही राजपूत समाज से आते हैं, तो ऐसे में वो ये दावा कर रहे हैं कि राजपूत वोट जो है, राजपूतों का आशीर्वाद जो है वो उन्हें मिलेगा। आखिर उनका कॉन्फिडेंस किस वजह से ये है, और आप क्या समझते हैं इस बात से कि आखिर राजपूत समाज जो है, क्या वो आपको वोट देगा, और देगा तो किस बलबूते पे देगा, क्या ऐसी वजह है? देखिए, एक विषय तो कि केवल किसी एक समाज के वोट से जो है चुनाव नहीं तय होते, और मैं तो किसी एक समाज विशेष का वोट ही राजनीति का आधार है ऐसा नहीं मानता। ठीक है, अपना समाज है, समाज का आशीर्वाद दोनों चुनाव में मेरे साथ रहा है, क्योंकि जनता के मन में ये संकल्प था कि हमें मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो सबने वोट दिया। क्षत्रिय समाज में ने भी दिया, अन्य समाजों ने भी दिया। आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आप भगवान राम के नाम पर वोट ले रहे हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, इस आरोप को? देखिए, राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। राम, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे लिए, हमारे न केवल आस्था का केंद्र है, हमारी प्रेरणा के पुंज हैं, अपितु राष्ट्रीय चिति का विषय है। अगर मैं देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर जन्मस्थल पर बनना चाहिए, ये संकल्प इस चुनाव का नहीं है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी और 90 के दशक से भारतीय जनता पार्टी के हर घोषणा पत्र में ये लिखा गया था कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। अब यदि वो राम को रोकने के लिए कार सेवकों पर गोली चलाते हैं, तब वो राजनीति नहीं है। वो अपने तुष्टीकरण करते हुए अपने वोट बैंक को साधने के लिए भगवान राम जो राष्ट्रीय चिति का विषय है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को काल्पनिक बताते हैं, तब वो राजनीति का विषय नहीं होता। अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए इस तुष्टीकरण की नीति जो कांग्रेस का सिद्धांत है, उसके चलते हुए वो राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराते हैं, तब वो जो है राजनीति का विषय नहीं है। और जब हम राम का मंदिर बनवा कर उसके ऊपर उसका भगवा ध्वज उत्साह के साथ में अपने घर पर लगाएं, तब वो राजनीति है। तो हम राम को मानने वाले लोग हैं। अब जब दबाव पड़ने लगा है, तब ये कांग्रेस पार्टी के लोग स्यूडो राम भक्त बन करके कुर्ते पजामे के ऊपर उल्टी जनेऊ पहन करके घूम रहे हैं, उसका जवाब उनको देना चाहिए। 400 पार का नारा लगातार लगता रहा है, तो अपनी जीत को लेकर और केंद्र में सरकार बनाने को लेकर कितना विश्वास है आपको? कल का सूर्योदय पूरब से होगा, ये जितना इनएविटेबल है, अवश्यंभावी है, उतना ही ये है
कि जोधपुर में कमल खिलेगा और देश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। बड़ी खबर यह है कि आज रांची में इंडिया गठबंधन की रैली होनी है, जिस रैली में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। ये जानकारी अब मिल रही है। सेहत खराब होने के कारण नहीं जाएंगे राहुल गांधी। ये बड़ी जानकारी, पहले आशंका जताई जा रही थी कि राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं और अब ये अपडेट मिल रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि सेहत खराब होने के कारण राहुल गांधी इस रैली में शामिल नहीं होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए जैनेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, क्या वजह बताई जा रही है राहुल गांधी के नहीं शामिल होने की? राहुल गांधी की सेहत ठीक नहीं है और इसी वजह से आज जी सतना में सभा करनी थी और इसके बाद रांची जाना था इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए, लेकिन सेहत बिगड़ने की वजह से वो दोनों ही रैलियों में नहीं पहुंच पाएंगे और उनकी जगह अब मल्लिकार्जुन खड़गे सतना की रैली में शामिल होंगे और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस की तरफ से रांची की रैली, जो इंडिया गठबंधन की रैली है, उसमें शरीक होंगे। तो राहुल गांधी की सेहत ठीक नहीं है और इस वजह से वो आज रांची में जो इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली होनी है, ये दिल्ली के बाद दूसरी इंडिया गठबंधन की रैली है चुनाव के ऐलान के बाद, उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। आयुषी, ठीक है जयेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो रैली में तो राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे, इसी के साथ साथ सतना में भी आज उन्होंने जो है चुनाव प्रचार करना था, उसमें भी शामिल नहीं होंगे, जैसे कि जयेंद्र ने बताया। और आपको बता दें कि एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और राजनांदगांव से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को 300 सीटें मिलेंगी और बीजेपी 200 सीटों तक भी नहीं पहुंचेगी। उन्होंने आगे दावा किया कि गठबंधन में सबसे बड़े दल के नेता कांग्रेस का पीएम ही बनेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ हैं, जो राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बघेल साहब, पहला सवाल ये कि अभी अभी विधानसभा का चुनाव आप हारे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए कितना भरोसा है और कितना फर्क है ये दोनों चुनाव? देखिए, विधानसभा चुनाव के बारे में कोई कल्पना नहीं किया था कि यहाँ कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी दोबारा। सब लोग मान के चल रहे थे, छत्तीसगढ़ के भीतर भी और छत्तीसगढ़ के बाहर भी। जितने सर्वे हैं वो भी कर रहे थे कांग्रेस आएगी, लेकिन दुर्भाग्य नहीं आया। और लोग जब रिजल्ट आया तो ठगे हुए महसूस कर रहे थे कि ये कैसे हो गया। और अभी उसका फ़ायदा मिलेगा लोकसभा में, पूरे छत्तीसगढ़ में मिलेगा, क्योंकि लोग उस बात को भूले नहीं हैं जो किसानों के लिए कार्यक्रम दिए, मजदूरों के लिए दिए, महिलाओं राशन का हमने किया, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल किया, उसको भूले नहीं हैं लोग। और कहीं न कहीं उसका मतलब भरपाई अभी लोकसभा चुनाव में लोग करेंगे। आप कह रहे हैं कि जिस सर्वे में कांग्रेस की जीत दिख रही थी वो चुनाव आपके हाथ से फिसल गया और अब जो चुनाव है उसमें सारे सर्वे बीजेपी को जिता रहे हैं, मोदी जी के हैट्रिक बता रहे हैं। आप कह रहे हैं इसमें आपकी वापसी होगी? जी, छत्तीसगढ़ में तो है जी। मैं बाहर तो गया नहीं, लेकिन बाहर की भी खबरें जो आ रही है, फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुए हैं उसमें भी तो बहुत अच्छा इंडिया गठबंधन ने परफॉर्म किया है। क्या आप देख रहे हैं, पहले चरण के रुझानों की बात करें और ओवरऑल जिस तरीके से 400 पार का नारा है, कांग्रेस को क्या कॉन्फिडेंस है? आप बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, इंटरनली क्या आप लोगों की चर्चा हो रही है? कितनी सीटें कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है वो अपने सोच में ही वो उसी में ताना बाना बुन रहे हैं और उसके आधार पे वो 400 पार की बात कर रहे हैं, जबकि वो दावा खोखला है। हकीकत में ज़मीन में जो बात है वो महंगाई है और बेरोजगारी है, इससे आम जनता त्रस्त है। और भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र है उसमें भी उसको एड्रेस नहीं किया गया है कि इस आम जनता के जो मुद्दे हैं उसका समाधान क्या है। वो न मोदी जी के स्पीच में सुनाई पड़ता, न भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में। वो अपनी धुन में ही वो चले जा रहे हैं, उसी आधार पे वो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम 400 पार होंगे। वो तो कर रहे हैं, आप लोगों की कैलकुलेशन क्या है? हमारा कैलकुलेशन तो ये है कि वो 200 भी आंकड़े छू नहीं पाएंगे। ये आप लोग बता रहे हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं बता रहे कि आप लोग किस आंकड़े को छूने वाले हैं। तो बिल्कुल, इसका मतलब है वो 2 से नहीं पहुंचेंगे तो हम 300 से ऊपर जा रहे हैं इंडिया गठबंधन। अच्छा, हाँ। तो सर, चेहरे का सवाल है। इंडिया सामने एक प्रधानमंत्री का स्पष्ट चेहरा है, प्रधान मोदी का, और इंडिया गठबंधन में स्पष्टता नहीं है। आप क्या समझते हैं कि चूंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां माना गया नतीजों के बाद कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं था, इसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। क्या ये एक बार फिर से वही गलती आप लोग नहीं कर रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री का एक चेहरा स्पष्ट तौर पर इंडिया गठबंधन को देना चाहिए? देखिए, 2 अलग अलग चुनाव के तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय हम लोग सत्ता में थे, मैं मुख्यमंत्री था
और अभी जो स्थिति है कि हम लोग विपक्ष में हैं, 10 साल से विपक्ष में हैं, तो अब तो ये है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको कांग्रेस लीड भी कर रही है और सब लोगों ने अब घोषित तौर पे हो या अघोषित तौर पे सबने मान लिया जो सबसे बड़ी पार्टी है उसी के नेता तो प्रधानमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस में भी तो दो दावे हैं, एक कुछ लोग कहते हैं खड़गे जी बनेंगे, कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी बनेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा आपके भूपेश बघेल के लिए कौन प्रधानमंत्री का दावेदार है? देखिए, ये तो मीडिया इस प्रकार के सवालों में उलझाते हैं। मीडिया जनता की समस्याओं को नहीं दिखाती। अब इसमें मतलब खोजना शुरू कर देते हैं कहाँ पे थोड़ा सा दरार है तो उसको फैलाया जाए, है ना। तो मैं आपकी अगर निजी राय पूछूं भूपेश बघेल जी, आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे अगर इंडिया गठबंधन को मौका मिला? मैं अकेला ही व्यक्ति हूं जो शुरू से बोल रहा हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए और ये स्टैंड मेरा पिछले 5 साल से है। ठीक है, क्या मुद्दा इस बार आपको लगता है जो अहम जनता के बीच आप लोग बना पा रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला भी आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन अभी वित्त मंत्री का बयान आया निर्मला सीतारमण का, उन्होंने साफ संकेत क्या दिया? साफ कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जारी रहेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो पीठ ने फैसला किया वो हर बार बदल देते हैं। मतलब न्यायपालिका का कोई अहमियत भारतीय जनता पार्टी की निगाह में नहीं है। मतलब उससे सीख नहीं ले, मतलब ये अकड़ है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मतलब इतना बड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है, उसके बाद भी आप सबक लेने तैयार नहीं है। राजनांदगांव से आप लड़ रहे हैं, आपको शुभकामना भी। और क्या कोई चुनौती है आपके सामने, या आपके सामने क्या चुनौती है? आप क्या मानते हैं जो चुनौती है आपके सामने? देखिए, चुनौती यही है कि हम लीड कितना बढ़ा सकते हैं, ये है। क्योंकि वर्तमान जो वहाँ के सांसद हैं वो 5 साल तक के गायब ही रहे हैं, लापता रहे हैं। और किसी भी गांव में जाकर पूछते हैं कि आया था सांसद, कभी नहीं आया। मैं इतने दिन से पूछ रहा हूँ, एक भी गांव में कोई नहीं बताया कि हमारे गांव आए थे। एक आध गांव बताया भी चुनाव समय आया है। तो लापता सांसद है, एक उपलब्धि नहीं, लोकसभा में उसके प्रेजेंस नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मायूस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 साल हमने जो सेवाएं दी है, जनता की सेवा की है, कोरोना काल में भी सेवा दी है, उसको लोग भूले। 11 में से कितनी सीटें? 36। अधिकांश सीट हम जीतेंगे। फिर भी एक नंबर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें आएगी और अधिकांश सीट जीतेंगे। और ओवरऑल देश में कांग्रेस को आप कितनी सीटें पाते हुए देख रहे हैं? इंडिया अलायंस को? इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत में आएंगे और उससे सरकार बनेगी। और बनेगी तो आप उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी शपथ लेंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है। केजरीवाल को इंसुलिन देने की मांग पर सियासत जारी है। आज कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और केजरीवाल को इंसुलिन देने की मांग की। 2 तस्वीरें आप देखिए। आप कार्यकर्ताओं की तरफ से तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन किया गया और इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल बीमार हैं लेकिन उन्हें दवा नहीं दी जा रही है, राजनीति की जा रही है अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ। प्रधान का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसलिए विकास के दृष्टि से आज मैं महाराष्ट्र में आया हूं। आप सब लोगों का इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। आज मुझे खुशी है कि आज दवाई बनाने में भारत दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया। दुनिया की डिस्पेंसरी, सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवाई आज भारत बना रहा है। 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। पेट्रोकेमिकल्स में हमारा एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। और मोबाइल जो आपके हाथों में है अभी, ये मोबाइल 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया। आज आपके सबके मोबाइल पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल भारत बना रहा है। ये विकास की नई कहानी लिखी गई। जिस हाईवे की आपने बात की, आज हाईवे का जाल बिछ गया है। हजारों किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, हर तरीके से एयरपोर्ट्स,